दोस्तों आज हो गया है 2 जुलाई 2026। म्यांमार, फिलिस्तीन, ईरान, भारत समेत दुनिया भर की खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हुआ, उसको लेकर एक ऐसी डरावनी रिपोर्ट आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। और दूसरी खबर तुर्की से। तुर्की ने अपना शक्तिशाली ड्रोन भारत को देने से साफ इनकार कर दिया है। इनके अलावा मोहम्मद जैद की हत्या की बात करेंगे। उनके आरोपी राहुल के लोग एनकाउंटर की क्यों मांग कर रहे हैं? आखिर धर्म के आधार पर इंसाफ क्यों? बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं? इनके अलावा आपको बताएंगे ईरान को बड़ी कामयाबी, $6 अरब ईरानी संपत्ति हो गया रिलीज। तो अब इन पैसों से ईरान क्या करने वाला है आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। और साथ में गाजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है जो आप सभी को जानना चाहिए। इनके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो बिना समय गवाए बात करते हैं पहली खबर की। दोस्तों म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, इस देश का नाम सुनते ही सबसे पहले रोहिंग्या मुसलमानों की याद आती। वही रोहिंग्या मुसलमान जिन पर ऐसे जुल्म हुए जिन्हें शब्दों में बयान करना भी आसान नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब म्यांमार की सेना और वहां के बहुसंख्यक लोग मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र तक ने अपनी रिपोर्ट में इसे रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार बताया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज खुद म्यांमार किस हाल में पहुंच चुका है? आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि इस समय वहां गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको जो आंकड़े और जानकारी बताने जा रहा हूं, शायद आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के बाद शुरू हुई जंग अब एशिया की सबसे खूनी लड़ाइयों में बदल चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 से अब तक इस संघर्ष में 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हां दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा लोग, जो काफी बड़ी संख्या है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में खुद देख सकते हैं। मतलब ये कोई बाहर के लोग हमला करने नहीं आए, बल्कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे का खून का प्यासा हो चुके हैं। दरअसल फरवरी 2021 में सेना ने आंग सांग सूची की चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक कुचल दिया गया। हजारों लोग जंगलों में चले गए और हथियार उठाकर सेना के खिलाफ विद्रोही समूह में शामिल हो गए। यहीं से देश भर में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। संघर्ष पर नजर रखने वाली संस्था ACLAD के मुताबिक अब तक 1,114,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि म्यांमार सरकार ने कभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह आज एशिया का सबसे घातक युद्ध बन चुका है। इस युद्ध ने लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया है। यानी दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2 से 3 साल में गाजा पट्टी में इजरायली हमले में 73,000 लोगों की मौत हुई और म्यांमार में 1 लाख से भी ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 37 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं, जबकि हर 5 में से 1 व्यक्ति गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। यानी खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी है। कई इलाकों में रोज हवाई हमले, तोपखाने की गोलीबारी और भीषण लड़ाई जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय म्यांमार में 1200 से ज्यादा अलग अलग हथियारबंद गुट एक्टिव है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बिखरा हुआ और जटिल गृह युद्ध भी कहा जा रहा है। उधर सेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2024 में अनिवार्य सैन्य भर्ती भी शुरू कर दी। कई युवाओं का आरोप है कि उन्हें बिना किसी खास ट्रेनिंग के सीधे युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है। कुछ भर्ती किए गए सैनिक सेना छोड़कर भाग भी चुके हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। लाखों शरणार्थी थाईलैंड और बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। वहीं सीमा वाले इलाकों में ड्रग्स की तस्करी, ऑनलाइन फ्रॉड और हथियारों का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की की दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनियों में शामिल बाइकर ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि
वो भारत को अपने सैन्य ड्रोन नहीं बेचेगी। कंपनी के सीईओ हुलुक बैराकतार ने कहा कि बाइकर अपनी ड्रोन तकनीक सिर्फ अपने रणनीतिक साझेदारों, करीबी मित्र देशों और नाटो सहयोगियों के साथ ही साझा करती। उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान, अजरबैजान और यूक्रेन का नाम लिया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत ने आखिर बाइकर से ड्रोन खरीदने की आधिकारिक मांग कब की थी। दोस्तों, बाइकर कोई छोटी कंपनी नहीं है। आज उसके ड्रोन 30 से ज्यादा देशों की सेनाओं में इस्तेमाल हो रही और कंपनी का दावा है कि उसका ग्राहक नेटवर्क अब करीब 37 देशों तक पहुंच चुका है। बैराकतार TB2, अकिंसी और किजिल-एल्मा जैसे ड्रोन दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन भारत को लेकर कंपनी का रुख बिल्कुल अलग है। बाइकर ने अब तक नई दिल्ली के साथ किसी भी रक्षा सौदे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की और पाकिस्तान के मजबूत रक्षा संबंध माने जाते हैं। कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी तुर्की अक्सर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता रहा है। ऐसे में कंपनी ने भारत को अपने संभावित रक्षा बाजार से लगभग बाहर ही रखा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में मोहम्मद जैद की मोटरसाइकिल से एक कार के टकराने के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी राहुल मावी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी अनुज कसाना को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही। इस बीच सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैद की हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में क्यों नहीं मारा गया। क्या एनकाउंटर सिर्फ धर्म के आधार पर ही होंगे? आखिर आरोपी के घर अब तक बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर इसकी जगह आरोपी मुस्लिम और पीड़ित दूसरे धर्म के होते तो अब तक गोदी मीडिया में खूब हल्ला मचाया जाता और नफरती यूट्यूबर जो आए दिन मुसलमानों को तंग करते हैं, मुसलमान मोहल्ले में जाकर जबरन उल्टा सीधा बोलते। खैर, दरअसल दिल्ली के मुस्तफाबाद के रहने वाले मोहम्मद जैद अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क जा रहे थे, तभी उनकी बाइक एक कार से टच हो गई। कार में सवार लोग जैद को जबरदस्ती अपने ऑफिस ले गए और बेरहमी से उनकी पिटाई की। इस हमले में जैद को गंभीर चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। इस ऑपरेशन के दौरान आरोपी राहुल मावी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर एक नामजद व्यक्ति और एक दूसरे आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी राहुल को बेहटा पाइपलाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मुख्य आरोपी राहुल तिला शाहबाजपुर गांव के रहने वाला है। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके फरार साथी की तलाश के लिए 3 टीमें तैनात की गई है। लेकिन लोग सोशल मीडिया में सवाल कर रहे हैं कि आखिर धर्म के आधार पर कार्रवाई क्यों? आखिर अब तक इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वैसे मोहम्मद जैद के हत्यारे की आप क्या मांग करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान को $6 अरब मिलने जा रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसके फ्रीज किए गए $6 अरब में से शुरुआती हिस्से का इस्तेमाल अब देश की जरूरी जरूरतों का सामान खरीदने के लिए किया जाएगा। यह फैसला कतर की राजधानी दोहा में हुई अहम बैठकों के बाद लिया गया। ईरान के उप विदेश मंत्री और मुख्य वार्ताकार काजिम गरीबाबादी ने बताया कि कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत में इस रकम के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ईरान की जरूरतों के मुताबिक अब इस पैसे से जरूरी सामान खरीदा जाएगा और उसे देश तक पहुंचाया जाएगा। दोहा में ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ भी बैठक की। इन बैठकों का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस्लामाबाद समझौते के लागू होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। गरीबाबादी ने बताया कि समझौते के पालन की निगरानी के लिए तीनों पक्षों ने एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल बनाने पर भी सहमति जताई ताकि हर कदम की आधिकारिक समीक्षा की जा सके। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि दोहा में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों के बीच कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई और बातचीत केवल मध्यस्थों के जरिए ही आगे बढ़ी।
और इसी बीच दोस्तों ईरान ने साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों यानी जांच करने वाली टीम को उन परमाणु ठिकानों में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिन पर हाल के हमलों में नुकसान हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर और देश के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि संसद पहले ही इस संबंध में कानून पास कर चुकी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसलिए जिन परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई है वहां IAEA निरीक्षकों को किसी भी तरह की पहुंच नहीं मिलेगी। गालिबाफ ने कहा कि IAEA को सिर्फ उन्हीं परमाणु केंद्रों तक सीमित पहुंच मिलेगी जिनकी अनुमति ईरान की सुरक्षा परिषद ने दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल निरीक्षकों को केवल बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और तेहरान रिसर्च रिएक्टर तक ही जाने की इजाजत होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र UN ने एक बार फिर गाजा में इजरायल की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई है। UN का कहना है कि इजरायल जिन इलाकों पर लगातार अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है उससे आम फिलिस्तीनी नागरिकों की जान को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और राहत सामग्री पहुंचाना भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। UN के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि गाजा में काम कर रही UN एजेंसियों और कई अंतरराष्ट्रीय राहत संगठनों ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर में हुए युद्ध विराम के बाद से इजरायल ने जिन नए इलाकों पर कब्जा बढ़ाया है वहां हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। लोगों की आवाजाही सीमित हो गई और मानवीय सहायता पहुंचाने में भी बड़ी रुकावटें आ रही। UN मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक 10 अक्टूबर से अप्रैल तक इजरायली सेना की तैनाती वाले इलाकों के पास हुए हमलों में 196 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इनमें 18 महिलाएं और 43 बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई लोग ऐसे इलाकों से गुजर रहे थे जहां जमीन पर कोई क्लियर बॉर्डर या चेतावनी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमलों का शिकार बने और जान चली गई। UN का कहना है कि गाजा के लोग अब लगातार छोटे छोटे इलाकों में सिमटने को मजबूर है जहां सुरक्षा नहीं है, हिंसा जारी है और भोजन, पानी तथा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी बेहद सीमित हो चुकी। वहीं पूर्वी यरूशलेम में भी हालात चिंताजनक बताए गए हैं। UN के अनुसार 2026 की शुरुआत से अब तक करीब 360 फिलिस्तीनी विस्थापित हो चुके हैं और 150 से ज्यादा इमारतों को गिराया जा चुका है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।